To each and everyone, dear students, warm welcome to everyone. This side your science sir, your MK sir, going to decide a discussion on force and pressure, class 8. Now we start our discussion. The first point of this chapter is what is force, because the topic which are written in your blackboard is force and pressure. Then what is force? Force क्या है? किसी चीज को पुश करना और पुल करना, मतलब धक्का देना और खींचना, that is called force. Push or pull on a body, push or pull on a body is called force. The first definition is what is force? Push or pull on an object or a body is called force. एक मार्क्स का आपके एग्जाम से पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे. ओके, नाउ द सेकंड वन इज द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड. जो स्ट्रेंथ होता है फोर्स का, उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड. तो स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा बच्चों कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? आपने पढ़ लिया, रट लिया, कहीं से पढ़ा होगा. बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स में मैग्नीट्यूड वर्ड का यूज़ किया जाता है. तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? इन द केस ऑफ फिजिक्स में मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड जनरली रिफर्स टू डिस्टेंस होता है किसमें? फिजिक्स में. ओके, इन फिजिक्स द मैग्नीट्यूड मीन्स डिस्टेंस. ओके, मैग्नीट्यूड मीन्स डिस्टेंस. ये आप ध्यान में रखिएगा कि मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब फिजिक्स के केस में क्या होता है? डिस्टेंस, मतलब दूरी. ओके, नाउ ये आप लिखोगे नोट पे. नोट है आपका कि पॉइंट, जब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं से हमें मिलता है सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारे बुक्स में नहीं दिए हुए हैं, देन हम लोग नोट करके लिख लेते हैं, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द चैप्टर. ठीक है, तो जो चैप्टर से रिलेटेड होता है उसको हम नोट करके लिखते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज if the direction or magnitude of the applied force changes, if the direction or magnitude of the applied force changes, its effect also changes. बोलता है कि किसी की कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हम किसी जगह पे डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं. कोई ऑब्जेक्ट गाड़ी है, गाड़ी के डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन भी क्या हुआ? चेंज हो गया. ठीक है, तो इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स अफेक्ट ऑल्सो चेंजेस. ठीक है, किसी का डायरेक्शन चेंज हो जाना, किसी का स्पीड चेंज हो जाना, वो क्या दर्शाता है? स्टेट ऑफ मोशन भी उसका क्या होता है? चेंज हो जाता है. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, इट्स द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स अफेक्ट ऑल्सो चेंजेस. उसका अफेक्ट भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, इफ द गोलकीपर, फुटबॉल खेला होगा आपने, क्रिकेट भी खेला होगा, जब गोलकीपर जो होता है, गोलकीपर होता है, जब गोल आता है उसके बाद बॉल जब आता है तो कैच कर लेता है. बॉल को क्या करता है? कैच कर लेता है. तो जितने भी फोर्स लगे हुए थे बॉल में, क्या होता है? जीरो. क्या होता है? जीरो. ओके, इफ द गोलकीपर सक्सीडेड इन स्टॉपिंग द बॉल, गोलकीपर क्या किया? बॉल को कैच किया, स्टॉप कर लिया, तो उसका क्या हुआ? डिक्रीजेस टू जीरो. डिक्रीजेस टू जीरो. जितना ही फोर्स था बॉल में क्या हुआ? पूरी की तरह क्या हो गया? वो जीरो हो गया. क्या? एक गाड़ी है, एक बाईसाइकिल है, एक क्या है? बाईसाइकिल है, और ये मूव कर रहा है इस दिशा में, मतलब डायरेक्शन जो है बाईसाइकिल का इस तरफ है, और हम पीछे से फोर्स लगा रहे हैं. साइकिल जा रही है, पीछे से फोर्स लगा रहे हैं, साइकिल जा रही है, पीछे से फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका क्या होगा? स्पीड बढ़ते जाएगा. तो उस समय क्या होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट उसी दिशा में जा रहा है, पीछे से धक्का दे रहे, तो उसका स्पीड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो लिख देंगे, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, if the force applied on the object is in the direction of motion, its speed also increases. उसका स्पीड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 5. Now the fifth point is very interesting, that if the force applied on the object is in the direction opposite to the motion. बोलता है जैसे आप साइकिल चला रहे हो, और एक रोड चढ़ाई है, उधर से हवा आ रही है, साइकिल चला रहे हो, उधर से हवा आ रही है, तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? आपको दम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी. आपकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो वही लिखा हूँ, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ मोशन,
मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। हवा आ रही है, आप चढ़ा रहे हो, जितना भी जोर लगाओगे उधर से भी हवा आपकी स्पीड को कम करेगी, तो आपको क्या लगेगा, स्पीड जो होगी आपकी साइकिल की डिक्रीज हो जाएगी। और आपने चलाया भी होगा, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। वेरी गुड बच्चा, कम ऑन, नाइस। Point number 6, a change in either the speed of an object, a change in either the speed of an object or its direction, स्पीड को चेंज करना है, डायरेक्शन को चेंज करना, और मोशन बोथ इज डिस्क्राइब अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मीन्स स्पीड भी चेंज, डायरेक्शन भी चेंज, मतलब क्या हुआ, बोथ इज डिस्क्राइब अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। बोल सकते हैं कि उसका जो स्टेट ऑफ मोशन था वो बिल्कुल चेंज हो गया। बच्चों क्या होता है, अगर हम स्पीड को चेंज कर दिया, डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, तो बचा ही क्या, स्पीड डायरेक्शन चेंज कर दिया तो मोशन का डायरेक्शन ही बदल गया, स्पीड ही बदल गया, तो स्टेट ऑफ मोशन विल डिक्रीज नॉट विल चेंज। स्टेट ऑफ मोशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, वेरी गुड बच्चा बोल रहा है, वेरी गुड सर, समझ में आ रहा है, वेरी गुड बच्चा। द फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन इट्स मोशन, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ब्रिंग अ चेंज इन इट्स मोशन, ठीक है, स्पीड चेंज, डायरेक्शन चेंज, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, ठीक है। तो मोशन आपने तो 6 में ही पढ़ा होगा, 7th में ही पढ़ा होगा, तो थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पिछले क्लास के भी काम आपको आएंगे, ठीक है। तो अगर आपने जो मोशन के चैप्टर आपको देखने हैं पिछले क्लास के भी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो मोशन का जो आपको जो कॉमन जो आपको पता होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, और हम लोग यहाँ भी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7, फॉर ए बॉडी हैविंग अ कांस्टेंट स्पीड। अगर बॉडी का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, फॉर अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड मतलब स्थिर है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्थिर है, मतलब कांस्टेंट है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। फॉर ए बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड द स्टेट ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म। बोलता है जो मोशन, जो स्टेट ऑफ मोशन वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, फॉर अ बॉडी हैविंग वेरिएबल स्पीड, ठीक है, मतलब बोल रहा है जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग पढ़ेंगे, फॉर ए बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड, नॉट मतलब कि कहने का मेरा ये मतलब नहीं था, पॉइंट नंबर 7 इज दैट फॉर ए बॉडी हैविंग अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, गाड़ी, आपके घर में बुलेट है, गाड़ी है, साइकिल है, जो भी है, साइकिल, जो भी आपका छोटे मोटे गाड़ी भी है, आप चलाते हो, तो ये गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ, गाड़ी चला लिया आपने, गाड़ी चलाया ना, वेरी गुड, चला लिया, स्टार्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, कांस्टेंट स्पीड में चला रहे थे, 80 की स्पीड में चला रहे हो, 80 की स्पीड में चला रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जो स्पीड था वो चेंज नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इफ स्पीड चेंजेस, वेरिएबल स्पीड ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर वेरिएबल स्पीड है, स्पीड अगर चेंज हो गया, बच्चा अगर स्पीड चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। बच्चा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, स्पीड चेंज नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट स्पीड 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे, चेंज नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर 8. Point number 8 is that no effect of changes is observed when you try to push the wall. अगर मैं इसको धक्का देता हूँ, अगर मैं ऐसे धक्का दूंगा तो क्या होगा, कुछ भी तरह का फर्क पड़ा, बस मेरी उंगली के निशान पड़ गए, ये आपको ऑब्जर्व नहीं करना है। लेकिन कोई भी ऑब्जर्व, जब मैं किसी को धक्का दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग वॉल को धक्का दे रहा हूँ, ब्लैकबोर्ड को धक्का दे रहा हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, यह भी आपको पता है। तो व्हेन नो इफेक्ट ऑफ चेंज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश द वॉल, जब आप एक दीवार की तरफ धक्का देते हो या फिर हैवी बॉक्स को धक्का देते हो, तो कोई भी इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड। कहने का ये मतलब है कि आप दीवार को धक्का दोगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। सेकंड पॉइंट बोलता है द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड। जो मोशन का जो स्टेट बताया जाता है, मोशन का जो स्टेट बताया जाता है, बच्चों को कैसे बताया जाता है, स्टेट ऑफ मोशन स्पीड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मोशन जो है ऑब्जेक्ट का, वो स्पीड और डायरेक्शन देख के हम बता सकते हैं कि उसका क्या है, स्टेट ऑफ मोशन क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। जिस तरह आपको याद रहता है कि मेनू में किस दिन कौन सा खाना मिलने वाला है, उसी प्रकार से एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि स्पीड और डायरेक्शन से स्टेट ऑफ मोशन का पता चलता है।
ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बच्चा बोल रहा है सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड बच्चा। पॉइंट नंबर 9 बोलता है एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है दैट इज टेबल। ये क्या ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक टेबल है। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट, ये हमेशा क्या रहता है, रेस्ट पे रहता है। और ठीक है, एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, मोशन में एक है, मैं चल रहा हूँ, मोशन में हूँ, और एक हमारा टेबल जो है स्थिर है, कांस्टेंट है, रेस्ट पोजीशन पे। और इन मोशन बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दोनों क्या स्टेट ऑफ मोशन के अंतर्गत आते हैं, एक चलने वाला और एक हमेशा के लिए जो रखा हुआ है। ठीक है, ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एक स्पंज है, मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ, इसका क्या हुआ, आकार बदल गया, छोड़ दिया फिर उसी तरह हो गया, दबा दिया खत्म हो गया। मीन्स खत्म होने का मतलब ये है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो बदल गया। ओके, तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दबाया तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो बदल गया, तो उससे क्या हुआ, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हुआ, चेंज हो गया। एंड केस ऑफ आटा, जैसे आटा को सानते हैं, मैंने जानबूझ के लिखा आटा कि आपको पता चले, जब फ्लोर होता है आटा को जब सानते हैं, मैदा को सानते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, बच्चा ध्यान दो, बच्चा ध्यान दो, आटा आ गया, देखिए आटा आ गया। जब हम आटा को सानते हैं, गोला बनाते हैं, तो वो क्या होता है, गोल बॉल जैसा बन जाता है, पटक के मारो, बम मार दो आटे से, बम मारोगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आटे का बम मारा और स्ट्रक्चर बदल गया। ठीक है, इन केस ऑफ आटा स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करते हो, बॉडी बनाते हो, मसल्स बनाते हैं, तो उसमें स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, फोर्स क्या करता है, शेप को बदल देता है। क्या करता है, शेप को बदल देता है। कहने के मतलब है कि फोर्स अगर हम किसी चीज़ पे लगाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बदल सकता है। अगर हम हार्ड ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, दीवार को छोड़ दें, वुड को छोड़ दें, तो उसको दबाने से स्ट्रक्चर नहीं बदलने वाला। तुम्हारी इतनी लेवल नहीं है, तुम्हें इतना ताकत नहीं है कि तुम उसको बदल पाओगे, लेकिन जिसको तुम बदल सकते हो, स्पंज, आटा, मैदा, जिसको भी सानते हैं, उस सब चीज़ों को आप बदल सकते हैं। ओके, तो मजा आ रहा होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड 1 2 3 4 5 6 7, बहुत अच्छे बच्चे, देखते रहिए और समझते रहिए क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर 11। ओके, पॉइंट नंबर 9 इज दैट द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। द फोर्स होता है जो एक्शंस ऑफ मसल्स के कारण होता है। जैसे मेरे पास एक टेबल है, अगर मैं इसको ऐसे उठा लेता हूँ, एक टेबल को, तो मेरा मसल्स जो है एक्शन में आ रहा है, तो एक्शन ऑफ मसल्स कॉन्टैक्ट फोर्स हो रहा है। अगर मैं टेबल को नहीं उठाऊंगा तो क्या होगा, मसल्स, मतलब कहने का ये देखिए यहाँ पे क्या, द फोर्स रिजल्टिंग टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स तो हो रहा है। मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। मस्कुलर फोर्स को अप्लाइड कब करेंगे, जब मैं इस टेबल को उठा रहा हूँ, क्या ऑब्जेक्ट है एक, ठीक है, इसको मैं उठा रहा हूँ, एक हाथ से उठाया मैंने इसको, तो इसको आप मैं समझा रहा हूँ, देखिए एक मैंने इसको उठाया, ठीक है, कॉन्टैक्ट हुआ टेबल से, तो कॉन्टैक्ट हो गया आपका, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, मतलब मस्कुलर फोर्स होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स का होना जरूरी है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स मसल्स एक्शंस में आ रहे हैं, जब मैं एक टेबल को उठा रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल वॉकिंग लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, या फिर कैरी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज दैट मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। मस्कुलर फोर्स को हम अप्लाइड करते हैं व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। मैंने टेबल को उठाया, मैं टेबल के कॉन्टैक्ट में गया, मेरा हाथ टेबल के कॉन्टैक्ट में गया, तब जाके एक मस्कुलर फोर्स हुआ। ओके, तो याद रखना है कि मस्कुलर फोर्स है जहाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स है वहाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स है वहाँ जहाँ मस्कुलर फोर्स है। तो याद रखेंगे मस्कुलर फोर्स तभी होगा जब वो किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आएगा। ओके, नाउ वेरी गुड बच्चा बोला सर थोड़ा और फास्ट पढ़ाइए। बच्चा यहाँ पे मैं सभी बच्चों को लेके पढ़ाता हूँ, जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, कोई बच्चा पढ़ने में तेज़ है। क्लास में 40 का स्ट्रेंथ है, 80 का स्ट्रेंथ है, सभी बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता है। मुझे सबसे कमज़ोर बच्चों के लेके पढ़ाना है, ताकि अगर कमज़ोर बच्चा समझ गया, मेरे क्लास का अगर वीक स्टूडेंट समझ गया, तो तेज़ बच्चा जो होगा वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। मीन्स अगर मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो सब समझेंगे, अगर मैं फास्ट पढ़ाने लगूँगा तो सभी बच्चे को समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए वेट एंड वॉच एंड लिसन केयरफुली। ओके, नाउ
पॉइंट नंबर 11 इज दैट ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड, एक बॉल जो रोल कर रहा है, आपने क्रिकेट खेला होगा, बास्केटबॉल खेला, वॉलीबॉल, जो भी गेम खेले हो आप बॉल को रोल करो, रोल करोगे तो आपको क्या दिखेगा, बॉल रोल होता हुआ दिखेगा, है ना। लेकिन वहाँ पे फिजिक्स लगाओ, अगर बॉल रोल कर रहा है तो मोशन हो रहा है, कौन सा मोशन हो रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है, सीधा जा रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन हुआ। और बताइए और क्या क्या आपके दिमाग में थिंकिंग आ रही है। मेरे दिमाग में तो पहले तो रेक्टिलिनियर मोशन मुझे दिख रहा है, क्योंकि बॉल जो है सीधा जा रहा है। अगर बॉल सीधा जा रहा है मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन तो हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, मीन्स रेक्टिलिनियर हो रहा है, रोटेशनल मोशन दोनों साथ में हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, वे बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड, एक बॉल जो है ग्राउंड में रोल कर रहा है, ग्रेजुअली स्लोज डाउन, धीरे धीरे जाके वो स्लो कर गया। आपने बॉल को पुश किया और जाके लास्ट में वो रुक गया। क्यों रुका एंड फाइनली कम टू रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। बॉल आके यहाँ पे रुक गया, सरफेस और बॉल के सरफेस के बीच में क्या हुआ, घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, बल्ब रुक गया। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, सेकेंड एग्जाम्पल इज व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल, जब हम बाईसाइकिल को चलाते हैं, साइकिल को चला रहे हैं, बच्चा साइकिल को चलाया, गिरना नहीं, साइकिल को चलाया। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन, धीरे धीरे साइकिल क्या हो जाता है, स्लो होने लगता है, धीरे धीरे साइकिल क्या होने लगता है, स्लो होने लगता है ड्यू टू फ्रिक्शन एंड फाइनली कम टू स्टॉप। बाईसाइकिल चलाया, दो चक्का बना देता हूँ सिंपल, बाईसाइकिल चल रहा है और सरफेस के बीच में क्या हुआ, घर्षण हुआ और साइकिल क्या होगा, रुक गया। बाईसाइकिल स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, तो बाईसाइकिल स्टॉप हो गया फ्रिक्शन के कारण। ठीक है बच्चा, तो आप फिगर देखोगे तो फिगर में आपको दिख रहा है कि एक गोलकीपर ने क्या किया, बॉल को होल्ड किया, एक हॉकी से खेल रहा है और एक बॉल को क्या कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है। तो फिगर में देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि जो तीनों जो फिगर्स दिए गए हैं उसमें जो मोशंस हो रहे हैं वो क्या दर्शाना चाह रहा है, स्टेट ऑफ मोशन क्या दर्शाना चाह रहा है। जो बॉल्स हो गया उसका स्पीड डिक्रीज टू 0 हो गया। एक हॉकी से बॉल को मारा जा रहा है, तो हॉकी से जब मारा गया बॉल को तो बॉल की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और आपका फेवरेट गेम क्रिकेट, मेरा भी फेवरेट है, तो क्रिकेट गेम जब आप फील्डर जब बॉल्स को अपने हाथ में रोक लेगा, हाथ से रोक लेगा, तो उसका स्पीड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स स्पीड डिक्रीज, तो तीनों जो है आपके वो दिखा रहे हैं कि स्पीड किस में बढ़ता है, स्पीड किस में घटता है, स्टेट ऑफ मोशन को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप फिगर की तरह समझे। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 इज डैट ए कार स्टॉप्स। सबके घर में गाड़ी है, नॉर्मल है, सभी लोग के पास गाड़ी होगा। बहुत अच्छा, बच्चे कह रहे हैं बहुत अच्छा बच्चा, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ए कार स्टॉप्स, स्कूटर स्टॉप्स, कार भी रुक गया, स्कूटर भी रुक गया। व्हेन कम टू रेस्ट, जब भी कोई गाड़ी चलता है रुकता है, हम चलते हैं हम भी रुकते हैं, किसके कारण होता है बच्चा, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है चलने के बाद। व्हेन कम टू रेस्ट पोजीशन इज ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन, ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण ऐसा होता है। ओके, पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज 13। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट। मैं मूव कर रहा हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा है, लेकिन केस क्या है, the force of friction always act on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion। अगर मैं सीधा चल रहा हूँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लग रहा है, बैक पोजीशन पे लग रहा है, मतलब हमारा जो पैर का पीछे वाला पोजीशन है उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आगे हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का पीछे लग रहा है, मैं आगे हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, मैं आगे हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। मैं 2-3 बार इसलिए रिपीट करता हूँ, आपको याद हो जाए एक बार में। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम आपको बेस्ट एग्जांपल समझाते हैं। दूसरा, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देखा होगा आपने,
चक्का रहता है ना, चक्का घर्षण मारता है, फ्रिक्शन होती है सरफेस और चक्के के बीच में, और आगे जाता है फ्रिक्शन पीछे की तरफ होता है। ओके, बहुत अच्छा राकेश, प्रकाश, बहुत अच्छा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? कॉन्टैक्ट फोर्स का भी एग्जाम्पल ये होगा। समझाते हैं एक बार में। गाड़ी चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन पे फ्रिक्शन हो रहा है और दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो रहा है। गाड़ी चल रही है, सरफेस में कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो रहा है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन पे और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो रहा है। याद रखेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट फोर्स भी आएगा। ठीक है, ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14। बच्चा मेरा सोल्जर्स, कम ऑन, यू कैन डू इट एवरीथिंग। दुनिया में कुछ भी टफ नहीं है, सब खेल समझने का है। अगर किसी चीज़ को हम आसान समझते हैं तो आसान हो जाता है, किसी चीज़ को हम टफ समझते हैं तो टफ हो जाता है। बस हमें पॉजिटिव रहना है, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। हमें सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक रहना है, सिर्फ सोचना नहीं है। थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव हमारा मोटो होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे तूफान आएंगे, ज़िंदगी कभी आगे जाएगी, कभी पीछे आएगी, लेकिन एक याद रखना, जब भी कुछ ना कुछ आपको ये ज़िंदगी सिखाती रहेगी और आपका एक्सपीरियंस लाइफ का बढ़ता रहेगा। एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। जब तक आपको ठेस नहीं लगेगा, जब तक आप किसी चीज़ पे झेलोगे नहीं, तब तक आप सीखोगे नहीं। झेलना ज़रूरी है, सीखना है। गलती करो, गलतियाँ करो, लेकिन एक गलती दोबारा मत करो। सुना होगा आपने, वेरी गुड, कीप इट अप। बच्चा बोल रहा है सर समझ गया, अब नहीं गलती करूंगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, जो मैग्नेट होता है उसके द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होता है, जैसे आपने चुंबक वाली खेल तो खेली होगी। ये हमारा मान लो मैग्नेट है, मैग्नेट है नहीं, मान लिया मैग्नेट, और ऐसे लगाते हैं तो पिन क्या होता है? अटैच हो जाता है। पिन अपने आप अटैच हो जाता है, हमने सिर्फ करीब ले गया और पिन अटैच हो गया, सटाया नहीं था, फिर भी अटैच हो गया। ओके, The force exerted by a magnet is an example of non-contact force। ठीक है, पिन पे टच भी नहीं किया और मैग्नेट ने क्या किया? उसको खींच लिया, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का तो एग्जांपल हो गया ना। कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो हो गया। बिल्कुल सही, ये आपका मैग्नेट और ये आपका नेल। मैग्नेट क्या करेगा? जैसे इसके करीब जाएगा तो मैग्नेट अपने तरफ नेल को खींच लेगा। ओके, दैट इज मैग्नेट, दैट इज नेल। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। ठीक है, तो बच्चा बने रहो, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, आपको आंसर मिलेगा। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना, साइंस सर जिंदा है, अभी सब कुछ पढ़ा के जाएंगे। ठीक है, साइंस सर जिंदा है, आपके लिए जिंदा है, आपके लिए हमेशा जिंदा रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा रहूँगा आपके लिए काम करता रहूँगा। ठीक है, तो बच्चा मेरा कमांडोज, मेरा सोल्जर्स, आपको पढ़ना है, क्लास अटेंड करिए, कोई भी दिक्कत है पूछिए। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 15। दैट पॉइंट नंबर 15 इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है 3 मार्क्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है, और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। फिजिक्स में आप जहाँ भी पढ़ोगे ये आपको समझना ज़रूरी है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी, फोर्स एक्सर्ट होता है चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी, ऑन अनदर अनचार्ज्ड बॉडी, चाहे वो चार्ज हो चाहे अनचार्ज बॉडी हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझेंगे प्यार से, है ना। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है बच्चा? पॉजिटिव चार्ज है। सेम हो गया। अब हम बनाएंगे एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ बनाएंगे हम पॉजिटिव चार्ज। बच्चा हम लोग जानते हैं कि सेम चार्ज क्या होता है बच्चा? जहाँ सेम चार्ज होता है वहाँ रिपल्सन होता है। हमें पता है सेम चार्ज में क्या होता है बच्चा मेरा सोल्जर्स बताओ, सोल्जर्स क्या होता है? रिपल्सन होता है। और अपोजिट चार्ज अगर होगा, अपोजिट चार्ज मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव जब होता है तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। बट हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या सेम चार्ज है, पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में कुछ फोर्सेस है जो इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉट देयर। इसके बीच में जो फोर्स है जो इनविजिबल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ओके, ई एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बीच में है, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या हमारा अपोजिट चार्ज है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, इनविजिबल फोर्सेस हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बीच में कोई तो कोई फोर्स होगा, जादू तो नहीं हो रहा है, यहाँ जादू तो नहीं है, यहाँ जादू तो नहीं है, तो क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे क्या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ओके। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें समझना जरूरी था, तो हमें सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, अपोजिट में अट्रैक्शन होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए चार्ज इज एबल टू इन्फ्लुएंस अनदर चार्ज, ए चार्ज इज able to influence another charged body. Another charged body is called electrostatic force. ओके, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। इनविजिबल फोर्स हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इसको समझेंगे थोड़ा अच्छा से। ये जो चार्जेस होते हैं इनके चारों तरफ में क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इसको हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे 8 क्लास के लिए। E बराबर F बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, E इज़ वाट एंड F इज़ वाट एंड Q इज़ वाट। Q बराबर इज़ चार्ज, जो हमारा Q है बच्चा वो क्या है, हमारा Q क्या है, Q क्या है हमारा बच्चा, चार्ज। Q क्या हमारा बच्चा, चार्ज है। F क्या है हमारा, फोर्स है, ओके। F क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। F हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड E क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कहीं कहीं फॉर्मूला, इसलिए मैंने आपके लिए बता दिया कि E बराबर F बाय क्यू, E बराबर F बाय क्यू आपको ये याद रखना है। और F मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, Q फॉर चार्ज। ये आपको याद रखना है ताकि कहीं आपको देखने के लिए मिले तो नया नहीं लगे, ओके। तो आज हम लोगों ने बच्चा क्या क्या डिस्कस किया, हम लोग देखा स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज होता है, स्पीड और डायरेक्शन से चेंजेस होते हैं, और यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, या फिर हमने देखा कि कैसे स्पीड डिक्रीज इंक्रीज कैसे अफेक्ट्स करता है मोशन को, है ना। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने आज के क्लास में डिस्कस किया और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज का क्लास ख़त्म करते हैं। तो बी पीसफुल, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।